प्यारे साथियों, आज 10 तारीख है और इस समय घड़ी में रात्रि के 10:10 हैं। हम आपके लिए उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए उसके सामान्य ज्ञान वाले चैप्टर में जो सुबह के समय होना है, उसमें से करंट अफेयर्स पर हमारी चर्चा चल रही थी, जिसमें कल का पक्ष था खेल और खिलाड़ी। आज जो कुछ हम बात करेंगे 15-20 मिनट, वो आपको महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था से जुड़े जो सवाल होते हैं और वो अपडेट आंकड़े लिए जाते हैं, उस पर हम आपसे बातचीत करेंगे। आप परीक्षा शुरू होने से लेकर शाम के पेपर के समाप्त होने तक एक सुगठित अनुशासन में रहते हुए परीक्षा देंगे, इस आकांक्षा और उम्मीद के साथ मैं आज की बात आप लोगों के सम्मुख रखने जा रहा हूँ। ये अनुशासन की ही परीक्षा है कि लंबे समय से खास करके वो अधिवक्ता बंधु और बहनें जिन्होंने अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा 9-10 जनवरी को दी, तब से लेकर आज तक लगभग महीने भर हो गया, उनकी तैयारी भी अपने आप में एक बहुत ही सघनतम रूप से रही है, क्योंकि उसके पहले वो मुख्य परीक्षा में तल्लीन रहे। इसके बाद इस परीक्षा के लिए वो तत्काल लगे। अवसर धीरे धीरे सीमित हो जा रहा है, लेकिन परीक्षा में जो सवाल पूछे जाएंगे उसके महत्वपूर्ण पक्ष को ध्यान में रखते हुए मैंने अर्थशास्त्र के संदर्भ में भी कुछ 2022-23 के पक्ष को ध्यान में रख के कुछ सवाल पर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। हो सकता है ये सवाल सेम के सेम आपके एग्जाम हॉल में मिल जाएं, या ये बातचीत जो 20 से 25 मिनट होने वाली है 2-4 सवाल में आपकी मदद कर दे। आपको पता है 2-4 नंबर से ही बहुत सारे लड़कों का सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो उसमें ये मील का पत्थर साबित हो सकता है। आइए, 9 फरवरी 2022 को नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो आप जान जाइए, एक वाटरशेड कार्यक्रम है जिसका नाम जीवा है। इस कार्यक्रम के तहत कई परियोजनाओं को मिक्स करके उसको इंट्रोड्यूस करना है। तो एक महत्वपूर्ण है कि जीवा यानी नाबार्ड द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसका नाम क्या है? जीवा है। ऐसे ही अक्सर डाटा पूछ बैठते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के आंकड़े के अनुसार 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? तो आप याद करेंगे -6.6%। ठीक है, तो ये आंकड़ा रोचक आंकड़ा है और पूछे जाने की संभावना से भरा है। हाल ही में विश्व आर्थिक आउटलुक WEO रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है? ये घटना है अप्रैल 2022 की। इसको जारी करने वाली महत्वपूर्ण संस्था का नाम है IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 के लिए विकास का पूर्वानुमान कितना अनुमानित किया गया है? 8.2%। ठीक है, एक और सवाल, नीति आयोग ने नीति आयोग के किस मंत्री द्वारा फिनटेक ओपन समिट का शुभारंभ किया गया? फरवरी 2022। अश्वनी वैष्णव। ऐसे ही
प्रथम वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक रिपोर्ट 2022 में किस संस्था ने जारी किया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहां आयोजित हुई? बहुत बार पूछते हैं, याद रखिएगा। 22 से 26 मई 2022 को दावोस क्लोस्टर्स में स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई विश्व आर्थिक मंच की मीटिंग। कभी कभी इस मीटिंग की थीम भी पूछा गया है, तो थीम भी याद रखें, वर्किंग टुगेदर रीस्टोरिंग ट्रस्ट। वर्किंग टुगेदर रीस्टोरिंग ट्रस्ट, ठीक है। ऐसे ही वर्ष 2022 तक वैश्विक स्तर पर बेरोजगारी की संख्या कितनी अनुमानित है? 207 मिलियन, याद रखिएगा। सीधा सपाट आंकड़ा है 207 मिलियन, ठीक है। ऐसे ही अक्सर ये 28 दिसंबर 2021, हालांकि 2022 लगा नहीं था, लेकिन राष्ट्रीय खाद्य तेल आयल पाम मिशन पर व्यापार शिखर सम्मेलन हैदराबाद में आयोजित किया गया। किसने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ एकीकृत भारत का पहला स्वास्थ्य लॉकर लॉन्च किया? डाक प्राइम टेक, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की सर्वाधिक संख्या वाले शीर्ष 3 राज्य बताइए। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत सबसे ज्यादा लाभार्थी महाराष्ट्र में है, दूसरे नंबर पर गुजरात, तीसरे नंबर पर कर्नाटक, याद रखिएगा, ठीक है। किस देश ने टीथर क्रिप्टो करेंसी के उपयोग की मंजूरी दी? अपने ही पड़ोसी देश है म्यांमार। फिर से सुन लीजिए, किस देश ने टीथर क्रिप्टो करेंसी चर्चा में रही है, इसकी मंजूरी दी है? अपना पड़ोसी राष्ट्र है म्यांमार, ठीक है। सरकार ने अभी हाल ही में किस अधिनियम को 9वीं अनुसूची में शामिल किया है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। अब आइए, कुछ कृषि उपजों में कभी कभी पूछते हैं कि किसका स्थान पहला है। तो जो 2021 के आंकड़े एकदम नज़दीकी अपडेट आंकड़े हैं, उसमें आप ध्यान रखेंगे कि मक्का के उत्पादन में कर्नाटक पहला राज्य है, ज्वार के उत्पादन में कर्नाटक, बाजरा में राजस्थान, कुल न्यूट्रिजन जो मोटे अनाज होते हैं उसमें राजस्थान, तूर का उत्पादन, तूर का मतलब अरहर से होता है, महाराष्ट्र, और दूसरे नंबर पर कर्नाटक, तीसरे नंबर पर तेलंगाना, चावल में पश्चिम बंगाल, गेहूं में अपना यूपी नंबर 1 पर है। ऐसे ही कुछ सब्जियों पर ध्यान दीजिए, प्याज के उत्पादन में महाराष्ट्र, आलू के उत्पादन में अपना यूपी, जूट और मेस्ता के उत्पादन में वेस्ट बंगाल पहले नंबर पर है, जबकि कुल सब्जियों के उत्पादन में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर है। सुपारी सर्वाधिक कर्नाटक में, उसके बाद केरल में, उसके बाद असम में पैदा होती है। काजू बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा, सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र में है। ये बदला हुआ आंकड़ा है, इसको ध्यान रखिएगा। काजू सर्वाधिक महाराष्ट्र में है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में है, उसके बाद उड़ीसा में है, ठीक है। ये उत्पादक राज्यों की बात है। फसल उत्पादकता के आधार पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो प्रतिशत उत्पादकता है उसमें धान में पंजाब है, गेहूं में भी पंजाब है उत्पादकता में। उत्पादकता मतलब किसी निश्चित क्षेत्रफल एरिया में अधिकतम उत्पादन। मक्का में तमिलनाडु है, जबकि धान का औसत उत्पादन सर्वाधिक चीन में होता है और गेहूं का फ्रांस में होता है, याद रखिए, और मक्का संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। एक रोचक आंकड़ा है, इसको आप ध्यान रखेंगे, आपसे सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा उर्वरक का खपत अपना यूपी करता है, उसके बाद महाराष्ट्र करता है, उसके बाद एमपी करता है, और
सबसे कम खपत बिहार में खाद का होता है प्रति किलोग्राम, उसके बाद पुदुचेरी, उसके बाद पंजाब है। ऐसे ही विश्व स्तर पर जो फसल उत्पादन है उस पर भी हम तो आपका ध्यान खींचते हैं। गेहूं के उत्पादन में चाइना नंबर 1 पे है, अपना भारत दूसरे पे है। गेहूं और चावल में चाइना और भारत का पोजीशन समान है, चाइना नंबर 1 पर, भारत नंबर 2 पर। चावल के उत्पादन में बांग्लादेश नंबर 3 पर, जबकि गेहूं के उत्पादन में रूस नंबर 3 पे है। जबकि मक्के के उत्पादन में यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका सर्वाधिक है, नंबर 1 पे है, और दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे नंबर पर ब्राजील है। सोयाबीन के उत्पादन में ब्राजील नंबर 1 पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 2 पे है, अर्जेंटीना नंबर 3 पे है। प्याज के उत्पादन में जो सूखी प्याज होती है उसमें भारत नंबर 1 पर, चीन 2 पर, संयुक्त राज्य अमेरिका 3 पर। जबकि आलू के उत्पादन में चीन नंबर 1 पर, भारत नंबर 2 पर, यूक्रेन नंबर 3 पर। टमाटर के उत्पादन में, सेब के उत्पादन में चाइना नंबर 1 पर, भारत टमाटर के उत्पादन में दूसरा, जबकि सेब के उत्पादन में 5वें स्थान पर है। केले के उत्पादन में भारत शीर्ष पर बना हुआ है, दूसरे नंबर पर चीन है, तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया है। चुकंदर के उत्पादन में रसिया नंबर 1 पर है, उसके बाद यूएसए, उसके बाद जर्मनी। तंबाकू का उत्पादन अक्सर पूछते हैं तो ध्यान रखिएगा, चाइना नंबर 1 पर है, भारत नंबर 2 पर है, ब्राजील नंबर 3 पर है, जिम्बाब्वे नंबर 4 पे है। कुल दूध के उत्पादन में भारत पहले पोजीशन पर कायम है। ये सारे आंकड़े 2019 पर एनडीडीबी पे आधारित हैं। दूसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो 21 में, सितंबर 21 में और 22 में घोषित किया गया, उस पर भी आप अपना एक डाटा देख के जाएंगे कि किसका मूल्य कितना घटाया बढ़ाया गया है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर रेल मंत्रालय से जुड़ी हुई चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे देश की पहली निजी ट्रेन तेजस एक्सप्रेस का संचालन लखनऊ से नई दिल्ली में अक्टूबर 2019 में किया गया। ठीक है, और ऐसे ही जाने जो उत्तर रेलवे का मुख्यालय पूछते हैं कभी कभी, दिल्ली, पूर्वोत्तर रेलवे का कुल 18 जोन हो गया है, पहले 16 था। कोलकाता मेट्रो, कोलकाता, दक्षिण तटीय रेलवे को विशाखापत्तनम ये नया जुड़ा है, याद रखिएगा। मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई है, कभी कभी पूछते हैं, तो इसका ध्यान आप रखेंगे। जुलाई 2020 में भारतीय रेल ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था, शेषनाग ट्रेन का संचालन किया, जो 2 किलोमीटर और 800 मीटर लंबी ट्रेन है। समझ जाइए, शेषनाग ट्रेन पूछ सकते हैं, बहुत बड़ी ट्रेन है ये। भारत ने को वर्ष 2022 तक 9वें में तीसरे सबसे बड़ा नगर विमानन बाजार माना गया है। उड़ान योजना आप समझते हैं, उड़े देश का आम नागरिक। ये अप्रैल 2017 में प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की थी। तो इससे भी सवाल पूछ सकते हैं कि उड़ान का मतलब, उड़ान योजना का संबंध किससे है। साधारण क्वेश्चन रहेगा, लेकिन अगर एक भी बार पढ़े हैं तो गलत उत्तर नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही ऊर्जा के क्षेत्र में भी, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक अक्षय ऊर्जा की 175 मेगावाट क्षमता का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें सौर ऊर्जा 100 गीगावाट, पवन ऊर्जा 60 गीगावाट, बायो ऊर्जा 10 गीगावाट और लघु पन बिजली 5 गीगावाट क्षमता शामिल है। सौर ऊर्जा पे सवाल हो सकता है, बहुत बार पूछा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये भी देखिए कि अप्रैल 2021 तक एक आंकड़ा है, पावर स्टेशनों की अखिल भारतीय जो क्षमता है वो क्या है, वो 382 गीगावाट तक पहुंच गई है, जिसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन तापीय विद्युत संयंत्र से होता है 61%, उसके बाद पनबिजली है 12%। यहाँ अक्सर ये आंकड़ा पूछते हैं कि सर्वाधिक उत्पादन किस माध्यम से होता है, तो आप बताएंगे तापीय ऊर्जा संयंत्र से। पनबिजली दूसरे पर, अक्षय ऊर्जा तीसरे पर, न्यूक्लियर ऊर्जा चौथे पर है। ठीक है, 30 नवंबर 2015 को काप जब 21 की मीटिंग हुई थी, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से 121 सौर ऊर्जा संसाधन की प्रचुरता वाले देशों के बीच सौर ऊर्जा का विकास और संवर्धन पे जो भारत उसका अध्यक्षता कर रहा है, गठित किया गया था। कब गठित किया गया था ये पता होना चाहिए।
राष्ट्रीय सौर मिशन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जैसे देश के ज़्यादातर हिस्से में लगभग 300 दिवस आसमान में सूरज चमकता है। भारत की धरती को औसतन 4 से 7 किलोवाट घंटा प्रतिदिन सौर विकिरण प्राप्त होती है। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन को 11 जनवरी 2010 को लॉन्च किया गया था, लेकिन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने अटल ज्योति योजना का प्रवर्तन किया, जो स्वयं में अद्वितीय है। कार्यक्रम के तहत आप जानते हैं कि सौर एलईडी स्ट्रीट लाइटों की स्थापना में मुख्य सड़कों, बाजारों, सार्वजनिक सुविधा वाले स्थानों आदि पर सुदूर क्षेत्रों में विस्तृत रूप से रोशनी की सुविधा सुनिश्चित की गई है। फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री जीवन योजना के मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई। जीवन जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण से संबंधित है। योजना के ही तहत यानी इसी राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत वाणिज्यिक स्तर पर 12 परियोजनाओं और प्रदर्शन के स्तर पर दूसरी पीढ़ी के 10 इथेनॉल परियोजनाओं को 2 चरणों में मदद मिलेगी। इथेनॉल का प्रयोग पेट्रोल में हो रहा है, उसका अनुपात क्या है, सरकार किस हद तक उस प्रतिशत को बढ़ाएगी, इसका भी ध्यान आप रखेंगे। बैंकिंग क्षेत्र में जो रेपो दर होती है वो 4.40% है। फिक्स जो रेपो दर हो 3.35%, अस्थाई SDF 415%, सीमांत अस्थायी सुविधा MSF 4.65%। ये आंकड़े आपको याद होने चाहिए। रेपो दर 4.4%, CRR 4%, फिक्स्ड रिवर्स रेपो दर 3.35% और बैंक दर 4.65%, आधार दर 7.25-8.80%, MSF दर 4.65%, बचत जमा दर 2.7%। तो ये आंकड़े अक्सर पूछते हैं, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में जो सूचकांक होते हैं उसको एक बार देख लेंगे, स्थान किसका कौन सा है, वहाँ से सवाल बनता है। तो उसको नहीं हम बता रहे हैं, आपके ऊपर है। 2 नंबर का क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं वहाँ से। और इकोलॉजी से जुड़े हुए जो मैंग्रोव वन हैं या इकोलॉजी से जुड़े जो कृषि आंकड़े हैं उस पर आप ध्यान देंगे। खनिज पदार्थों के संदर्भ में थोड़ा सा डायरेक्शन देना चाह रहे हैं। लौह अयस्क के संबंध में संचित भंडार ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक है, ब्राज़ील दूसरे नंबर पर है, रूस तीसरे नंबर पर, भारत 5वें नंबर पर। लौह अयस्क का यानी कच्चा इस्पात जो होता है उसका भंडारण क्षमता जो विश्व के 5 राष्ट्र हैं उसमें भारत 5वें नंबर पर है। ठीक है। सोने का सर्वाधिक भंडार, उत्पादन नहीं बता रहा हूँ, भंडार ऑस्ट्रेलिया में है। हीरे का सर्वाधिक भंडार रूस में है, दूसरे नंबर पर बोत्सवाना है और तीसरे नंबर पर कनाडा है। उत्पादन में आप देखिए ध्यान से, सीमेंट का उत्पादन चाइना में सर्वाधिक होता है, दूसरे नंबर पर भारत में सीमेंट उत्पादित किया जाता है, तीसरे नंबर पर वियतनाम। ये जो अडानी है ये सीमेंट के लिए काफ़ी शेयर मार्केट के लिए बहुत चर्चा में रहे हैं, तो हो सकता है सीमेंट का उत्पादन आपसे पूछें तो भारत दूसरे नंबर पर है, याद रखिएगा वर्ल्ड में। ऐसे ही जो एल्यूमिनियम है कई बार पूछा गया है, एल्यूमिनियम के उत्पादन में चाइना नंबर 1 पर है, भारत तीसरे नंबर पर है। एल्यूमिनिया और एल्यूमिना 2 चीज़ें हैं। एल्यूमिना में चीन नंबर 1 पर है, भारत चौथे नंबर पर है। और बॉक्साइट के उत्पादन भी कभी कभी पूछा गया है, भारत का स्थान जो है वो छठा है जबकि गिनी का पहला है। गिनी बॉक्साइट उत्पादन में और बॉक्साइट उत्पादन में भंडारण में गिनी नंबर 1 पर है, जबकि उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक होता है, भारत 6ठे नंबर पर है। उत्पादन बॉक्साइट में भारत 6ठे नंबर पर, कई बार पूछा गया इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया। ठीक है। विश्व के कच्चे तेल का उत्पादन कभी कभी पूछ बैठते हैं। लौह अयस्क में जो विश्व उत्पादन है ऑस्ट्रेलिया में नंबर 1 पर है, भारत चौथे नंबर पर है। लौह अयस्क ध्यान रखिएगा। अभ्रक का उत्पादन में जो शीर्ष 5 देश हैं उसमें चाइना नंबर 1 पर है अभ्रक के उत्पादन में, जबकि भंडारण में ये आंकड़ा थोड़ा चेंज हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अभ्रक के भंडारण में भारत नंबर 1 पर है जबकि चाइना उत्पादन में नंबर 1 पर है। ठीक है। और कच्चा तेल का जो सबसे ज़्यादा भंडार वेनेजुएला में है, ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया है लोअर में एक बार। सरसरी तौर पर देखें तो एल्यूमिनियम के उत्पादन में चाइना नंबर 1 पर, रूस नंबर 2 पर, भारत नंबर 3 पर। एस्बेस्टस के उत्पादन में रूस प्रथम पर, कजाकिस्तान द्वितीय पर, ब्राज़ील तीसरे नंबर पर। हीरा का उत्पादन में रूस नंबर 1 पर है,
सोने के उत्पादन में चीन पहले नंबर पे है। हीरा सोना अक्सर पूछते हैं तो याद रखिएगा। ग्रेफाइट भी पूछा गया है, चाइना नंबर 1 पर, ब्राज़ील नंबर 2 पर और मेडागास्कर नंबर 3 पर है। यानी मेडागास्कर में ग्रेफाइट पैदा होता है, समझ रहे हैं। भारत के लिए आप 2 खनिज पदार्थों का नाम, फेल्सफार और बेटोनाइट, इसमें भारत दूसरे नंबर पर है। बायराइट में भारत दूसरे नंबर पर है, सीमेंट में दूसरे नंबर पर है, कोयला और लिग्नाइट में दूसरे नंबर पर है। कोयला के उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पर है, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। पूरा तो किसी को नहीं याद होगा। तो इस तरीके से आर्थिकी पर, इन सब चीज़ों पर ध्यान देके आप जाएंगे। बाकी जो भी क्लास आप लें, जो भी चीज़ इस समय पढ़ रहे हैं, दिमाग में बोझ नहीं लेना है। जो पढ़ा जा चुका है वो पढ़ा जा चुका है, जो याद होना था वो याद हो गया है। लेकिन एक चीज़ क्लियर बता दूं कि सिलेक्शन इस पर निर्भर नहीं करेगा कि आपने क्या पढ़ा है, क्या याद है। सिलेक्शन इस पर अब निर्भर करेगा कि कितना आप शांत हैं। कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, घबराइए तो बिल्कुल नहीं, भार माइंड पर मत लेना है। एकदम शांत दिमाग से स्थिर होकर के, आज 10 बीतने को ही है, 2 घंटे बाद 10 पूरा, यानी कल नहीं परसों आपकी परीक्षा है। शुक्रवार बीतने को है, सैटरडे को आप लोग रेडी हो जाएं और संडे की सुबह 9 बजे आपके हाथ में पेपर होगा। जो इंस्ट्रक्शंस दिया गया है प्रवेश पत्र पर, उसको आप फॉलो कर लें। जो जो उसमें सावधानियां बताई गई हैं उसको फॉलो करते हुए आप अपने एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचेंगे। हड़बड़ी में नहीं रहेंगे। आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, आप निश्चित तौर पर प्रारंभिक परीक्षा में सफल हों, इसी मनोकामना के साथ, शुभ आकांक्षा के साथ मैं आज का वीडियो बंद करता हूं। कल के वीडियो का थंबनेल होगा चलते चलते। मैं आज ही बता दे रहा हूं, चलते चलते कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां, क्या परीक्षा भवन में नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस पर एक संक्षिप्त वीडियो 15-20 मिनट का होगा, वो आपके लिए होगा। उसके बाद आपकी परीक्षा अच्छी हो, हम इसी कामना के साथ आज का वीडियो बंद करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। सत्यमेव जयते। सबको जय सिया राम।